हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां किसान गरीब हैं, मजदूरों की हालत खराब है और राजा पूरी ताकत के साथ राज कर रहा है। लेकिन अचानक जनता सड़कों पर उतर आती है, कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं और देखते ही देखते एक पूरी सदियों पुरानी राजशाही गिर जाती है। क्या सिर्फ मजदूरों और किसानों की नाराजगी एक पूरी सरकार को गिरा सकती है? 1900 के आसपास रूस में यही हुआ, जहां एक तरफ राजा ज़ार निकोलस II की तानाशाही थी और दूसरी तरफ भूखे मजदूर और परेशान किसान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस में जनता ने अपने ही सम्राट के खिलाफ क्रांति कर दी? और कैसे सोशलिज्म नाम का एक विचार पूरी दुनिया की राजनीति को बदलने वाला बन गया? आज हम जानेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए इस पूरी कहानी को ना सिर्फ एक रूसी कहानी समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं हमेशा यही समझाता हूं कि रूस की सड़कों पर जो खून बहा, उसकी असल शुरुआत रूस में नहीं बल्कि वहां से हजारों किलोमीटर दूर हुई थी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे रिसर्च के विजुअल्स में जो पहली स्लाइड है ना, उसमें एक मैप है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। उसमें फ्रांस के ठीक ऊपर एक लाल रंग का बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और उस बल्ब से ना रोशनी के तीर पूरे यूरोप और यहां तक कि भारत की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो बल्ब है, ये असल में फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति को दर्शाता है। वही तो, उस क्रांति ने दुनिया का एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया था कि राजा तो भगवान का रूप होता है। मतलब लोगों को लगने लगा था कि समाज के सदियों पुराने ढांचे को भी पूरी तरह से बदला जा सकता है। सही कहा आपने। और भारत में भी देखिए, राजा राममोहन राय जैसे जो समाज सुधारक थे, वो भी यूरोप से आ रहे इन्हीं नए आइडियाज पर चर्चा कर रहे थे। पर प्रॉब्लम ये थी ना कि बदलाव कैसा हो, इस पर भयंकर असहमति थी। हाँ, वहीं पर समाज 3 अलग-अलग विचारधाराओं में बट गया था। हमारी स्लाइड में इनके लिए 3 अलग-अलग आइकन बने हैं: लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो अगर हम लिबरल्स को डिकोड करें तो ये वो लोग थे जो बदलाव चाहते थे। राइट, वो चाहते थे कि एक चुनी हुई संसद हो और सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। सुनने में तो ये लोग बहुत अच्छे और मॉडर्न लगते हैं। पर इसमें ना एक बहुत बड़ा पेंच था। ये लिबरल्स असल में डेमोक्रेट्स नहीं थे। हाँ। मैं जब इनके बारे में पढ़ रही थी तो हैरान रह गई कि इनका मानना था कि वोट देने का हक सिर्फ उन आदमियों को होना चाहिए जिनके पास अपनी संपत्ति है। बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहूं तो ये औरतों को और गरीब मजदूरों को सत्ता से एकदम दूर रखना चाहते थे। मतलब ये बस यही चाहते थे कि राजा की ताकत खत्म हो जाए ताकि अमीर और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में कंट्रोल आ जाए। इसके ठीक उलट थे रेडिकल्स, जो हमारी स्लाइड का दूसरा आइकन है। ये लोग थोड़ा बहुत सुधार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ना चाहते थे। हाँ, ये महिलाओं के वोटिंग अधिकार के कट्टर समर्थक थे और इनको इस बात से सख्त नफरत थी कि देश की पूरी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथों में क्यों जमा है। और फिर आते हैं कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी, जो स्लाइड का तीसरा आइकन है। ये लोग तो शुरुआत में किसी भी बदलाव के एकदम खिलाफ थे। हाँ, क्योंकि ये पुराने राजघराने और चर्च से जुड़े लोग थे ना। पर जब इन्होंने देखा कि अब इन नए विचारों की आंधी को रोकना नामुमकिन है, तो इन्होंने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी। इन्होंने कहा कि ठीक है, बदलाव करो, पर वो बहुत ही धीमी गति से होना चाहिए और जो पुराने रीति रिवाज है उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसको समझने के लिए ना बच्चों, हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, वो स्कूल के बिल्डिंग वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत पुराने स्कूल की बिल्डिंग को ठीक करना है। जो लिबरल्स हैं वो कहेंगे कि स्कूल का नया प्रिंसिपल चुन लो और दीवारों पर नया पेंट कर दो, पर पुराना ढांचा वही रहने दो। और जो रेडिकल्स हैं वो कहेंगे कि इस खस्ता हाल बिल्डिंग को पूरी तरह से बुलडोजर से तोड़ो और एक एकदम नई मॉडर्न बिल्डिंग बनाओ जिसमें सबके लिए जगह हो। एकदम सही। और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कहेंगे कि बिल्डिंग जैसी है वैसी ही रहने दो, बस जो 2-4 ईंटें टूट गई हैं उन पर थोड़ा सीमेंट लगा दो। ये तुलना एकदम परफेक्ट है। और इतिहास में आगे चलकर जो सबसे बड़ा भूचाल आया ना, वो इन्हीं रेडिकल्स के विचारों की कोख से पैदा हुआ, क्योंकि इन्हीं की सोच से एक ऐसी विचारधारा निकली जिसने दुनिया को बांट दिया। हम बात कर रहे हैं सोशलिज्म यानी समाजवाद की। हमारी अगली स्लाइड में यानी स्लाइड नंबर 3 में इसके लिए एक बहुत ही शानदार इलस्ट्रेशन है। एक तराजू। इस तराजू के एक तरफ पैसों की भारी थैलियां हैं। हाँ, जिन पर
प्राइवेट प्रॉफिट यानी निजी मुनाफा लिखा है, और दूसरे पल्ले पर बहुत सारे आम लोग एक साथ खड़े हैं जिस पर कलेक्टिव गुड यानी सामूहिक भलाई लिखा है। ये तस्वीर सच में समाजवाद की पूरी आत्मा को दिखाती है। उस समय यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आ ही चुका था, और समाजवादियों ने देखा कि जो पूंजीपति हैं यानी कैपिटलिस्ट, वो तो रातों रात अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो मजदूर फैक्ट्रियों में 14-14 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनकी हालत जानवरों से भी बदतर है। इसलिए समाजवादियों ने सीधा हमला प्राइवेट प्रॉपर्टी के सिद्धांत पर किया। उनका तर्क ये था कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपने मुनाफे के लिए फैक्ट्री चलाएगा तो वो मजदूरों का शोषण तो करेगा ही। एग्जैक्टली। तो इसका समाधान उन्होंने ये निकाला कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसके बजाय पूरे समाज का सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत अमीरी की जगह सब में समानता आए। लेकिन एक सेकंड, ये विचार तो बहुत आदर्शवादी लगता है। अमीर लोग अपनी तिजोरियां खुद तो खोलकर कहेंगे नहीं कि आओ हमारी संपत्ति बांट लो। बिल्कुल नहीं कहेंगे। किसी ने तो इस विचार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया होगा, किसी ने तो मजदूरों को भड़काया होगा। और यही एंट्री होती है इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक की, कार्ल मार्क्स। स्लाइड 4 में मार्क्स की जो तस्वीर है उसमें उन्हें लोहे की मोटी जंजीरों को तोड़ते हुए दिखाया गया है। हाँ, मार्क्स ने कोई मर्मी नहीं दिखाई। उन्होंने साफ कहा कि पूंजीवाद असल में मजदूरों का खून चूसने वाली व्यवस्था है। उनका कहना था कि मजदूर जो मेहनत करते हैं उसी से सारा मुनाफा पैदा होता है, लेकिन पूंजीपति उस मुनाफे को आराम से अपनी जेब में डाल लेता है। तो मार्क्स का कॉल टू एक्शन क्या था बच्चों के लिए, हम ये साफ कर दें। उन्होंने मजदूरों से क्या करने को कहा? मार्क्स का संदेश बहुत ही सीधा था, क्रांति। उन्होंने कहा कि मजदूरों को एकजुट होकर पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना होगा। जब निजी संपत्ति खत्म होगी तभी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी जहां संसाधनों पर सबका हक होगा। और यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है, मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि ये क्रांति ब्रिटेन या जर्मनी जैसे देशों में होगी जहां फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा थीं। पर इतिहास का मजाक देखिए, ये क्रांति वहां हुई जो यूरोप का सबसे पिछड़ा हुआ खेती किसानी वाला देश था, यानी रूस। रूस उस समय सच में एक ऐसा सूखा जंगल था जो बस किसी के माचिस जलाने का इंतजार कर रहा था। स्लाइड 5 में इसे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ जड़ाऊ मुकुट है और दूसरी तरफ फटेहाल मजदूर। वो मुकुट था तजार निकोलस II का। वो कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था, वो एक निरंकुश तानाशाह था जिसके पास अनलिमिटेड पावर थी। और अगर हम उस मुकुट के नीचे दबी जनता को देखें तो देश की 85% आबादी गरीब किसान थी और कारखानों में मजदूरों को तो 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरी बहुत कम थी और रहने के हालात तो इतने खराब थे कि लोग शिफ्टों में सोते थे। इसी भयानक गरीबी ने 1905 की क्रांति की आग भड़काई। हाँ, हमारी स्लाइड 6 के फ्लो चार्ट में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। कहानी शुरू होती है 1904 से, जब महंगाई इतनी बढ़ी कि असली मजदूरी यानी रियल वेजेस 20% गिर गई। इसका मतलब है कि उनके पैसों की कीमत 20% कम हो गई। इसके विरोध में 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में 1 लाख से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर चले गए। और वो कोई सत्ता नहीं मांग रहे थे, वो बस काम के घंटे कम करने और अपनी पगार बढ़ाने की बात कर रहे थे। पर जब फादर गैपोन के नेतृत्व में निहत्थे मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे तो जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, राजा की पुलिस ने उन पर अंधाधुंध हमला कर दिया। 100 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। इसे इतिहास में ब्लडी संडे कहा गया। जरा सोचिए उन पर क्या बीती होगी। तो क्या इतने सारे लोगों के मारे जाने के बाद राजा ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया? राजा को डर तो लगा था, इसलिए उसे झुकना पड़ा। उसने एक चुनी हुई संसद बनाने की इजाजत दे दी, जिसे रूस में ड्यूमा कहा गया। लेकिन असली ताकत तो अभी भी राजा के ही पास थी ना। उसने पहली ड्यूमा को कुछ ही हफ्तों में बर्खास्त कर दिया था। बिल्कुल, वो बस दिखावा कर रहा था। ड्यूमा बनने से लोगों को लगा था कि हालात सुधरेंगे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने रूस की कमर ही तोड़ दी, वर्ल्ड वॉर 1, जो प्रथम विश्व युद्ध था। स्लाइड 7 में एक बड़ा लाल तीर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और पीछे टूटी हुई फैक्ट्रीज और कटी हुई फसलें हैं। युद्ध की शुरुआत में तो लोगों ने देशभक्ति में राजा का साथ दिया, लेकिन 1917 आते आते रूस के करीब 70 लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए। 70 लाख। और तबाही सिर्फ वहीं नहीं रुकी, पीछे हटती सेनाओं ने अपनी ही फसलें जला दी, जिससे रूस के अंदर ही 30 लाख लोग बेघर हो गए, रिफ्यूजी बन गए। शहरों में रोटियों की भारी कमी हो गई और जनता का राजा पर से जो थोड़ा बहुत भरोसा था वो भी पूरी तरह उठ गया। और यहीं से शुरू होता है राजा का पतन। स्लाइड 8 में एक टूटा हुआ शाही मुकुट दिख रहा है।
फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड में कड़ाके की ठंड थी और रोटी की कमी से दंगे भड़क गए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महिला कारखाना मजदूरों ने हड़ताल की शुरुआत की, लेकिन असली गेम चेंजर तब हुआ जब राजा ने सेना को बुलाया। हाँ, जब सैनिकों को मजदूरों पर गोली चलाने का आदेश मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और मजदूरों के साथ मिल गए। और जब सेना ही खिलाफ हो जाए तो खेल खत्म। जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी, राजशाही खत्म हुई और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी अस्थायी सरकार बनी। लेकिन ये सरकार बहुत कमजोर थी। बच्चों, ये बिल्कुल वैसा था जैसे क्लास का सबसे सख्त टीचर अचानक चला जाए और उसकी जगह एक ऐसा सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाए जिसकी बात कोई नहीं सुनता। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसी कमजोर सरकार ने उस इंसान के लिए रास्ता खोल दिया जो रूस को पूरी तरह से बदलना चाहता था, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन वर्षों से निर्वासन में थे। वो वापस लौटे और आते ही उन्होंने धमाका कर दिया। स्लाइड 9 में एक क्लिपबोर्ड है जिस पर 3 लाल टिक लगे हैं। ये उनके अप्रैल थीसिस थे। लेनिन ने 3 बहुत ही तीखी मांगे रखी। पहला, युद्ध तुरंत खत्म हो। दूसरा, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए। और तीसरा, सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ये मांगें सीधे जनता के दिल पर लगी। और फिर आता है स्लाइड 10 यानी अक्टूबर 1917। विजुअल में एक कैलेंडर का पन्ना पलटते हुए दिखाया गया है जिसके पीछे विंटर पैलेस है। लेनिन के बोल्शेविक्स और अस्थायी सरकार के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। लेनिन समझ गए थे कि सत्ता हथियाने का यही सही वक्त है। तो क्या उन्होंने सड़कों पर कोई बड़ा दंगा किया सत्ता छीनने के लिए? नहीं, उनका तरीका बहुत ही शातिर था। लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक गुप्त सैन्य विद्रोह की योजना बनी। 24 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने एकदम सर्जिकल स्ट्राइक की तरह सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। और रातों रात वो कमजोर अस्थायी सरकार गिर गई। बोल्शेविकों ने पूरे रूस पर नियंत्रण कर लिया। कार्ल मार्क्स का विचार अब हकीकत बन चुका था। लेकिन मैं बता दूं, सत्ता छीनना एक बात है और उसे बनाए रखना बिल्कुल अलग बात। बोल्शेविकों के कब्जे के बाद रूस में एक भयंकर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर छिड़ गया। हाँ, स्लाइड 11 में इसे एक त्रिकोण के जरिए दिखाया गया है। द रेड्स, द ग्रीन्स और द व्हाइट्स। रेड्स तो बोल्शेविक हो गए, लेकिन बाकी दोनों कौन थे? ग्रीन्स वो लोग थे जो किसान समर्थक समाजवादी थे और व्हाइट्स वो लोग थे जो राजा के समर्थक थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन व्हाइट्स को विदेशी ताकतों का समर्थन था। क्योंकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को समाजवाद से डर लग रहा था ना, उन्हें लगा कि उनके देशों में भी क्रांति हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अंत में अनुशासित रेड्स की जीत हुई और 1922 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का निर्माण हुआ। अब नया देश बन गया था तो उसे चलाने का तरीका भी चाहिए था। स्लाइड 12 के विजुअल्स में गियर, ट्रैक्टर और 5 लिखा क्लिपबोर्ड है। गियर का मतलब है नेशनलाइजेशन। हाँ, मतलब सरकार ने सभी बैंकों और उद्योगों पर कब्जा कर लिया, कोई प्राइवेट मालिक नहीं बचा। और ट्रैक्टर का मतलब है कलेक्टिव फार्मिंग। जमीन बांट दी गई और किसान एक साथ सरकारी जमीनों पर खेती करने लगे। और वो जो 5 लिखा क्लिपबोर्ड है वो 5 ईयर प्लान्स को दिखाता है। तेज औद्योगिक विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। सुनने में तो ये सब बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि अब रूस में सब कुछ एकदम परफेक्ट और खुशहाल हो गया था। मजदूरों को उनकी जन्नत मिल गई क्या? अगर बिना किसी पक्षपात के सच्चाई बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यूएसआर एक सख्त वन पार्टी स्टेट बन गया था। मतलब लोगों से उनकी बुनियादी राजनीतिक आजादी छीन ली गई थी। सरकार का हर चीज पर टोटल कंट्रोल हो गया। जो भी विरोध करता उसे सजा मिलती। एकदम सही। लेकिन भले ही रूस के अंदर हालात सख्त थे, जो कुछ रूस में हुआ उसकी गूंज सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रही। स्लाइड 13 में एक ग्लोब है जिस पर लाल तीर पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। हाँ, यूएसआर दुनिया भर के मजदूरों के लिए एक बीकन या प्रेरणा बन गया था। उन्होंने कॉमिनटर्न नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया था जिसका काम था समाजवाद को दुनिया भर में फैलाना। इसने उन देशों को भी आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी जो अंग्रेजों या दूसरों के गुलाम थे। जैसे हमारे भारत ने भी कई स्वतंत्रता सेनानी रूस की इस क्रांति से बहुत प्रेरित हुए थे। उन्हें लगा कि वो भी विदेशी ताकतों को उखाड़ फेंक सकते हैं। अगर हम पूरी कहानी को बैलेंस करें तो यूएसएसआर की एक बहुत ही मिक्स्ड लेगेसी रही। एक तरफ तो वो एक महाशक्ति बन गया, लेकिन दूसरी तरफ अपने कठोर और दमनकारी तरीकों के लिए इसकी कड़ी आलोचना भी हुई। तरक्की की कीमत लोगों ने अपनी आज़ादी देकर चुकाई। तो अगर हम एक छोटा सा रिकैप दें, 1898 की पार्टी से कहानी शुरू होती है। 1905 में पहली चिंगारी भड़कती है। 1917 की फरवरी में राजा का पतन होता है
अक्टूबर में लेनिन सत्ता हथियाते हैं और एक भयानक गृह युद्ध के बाद 1922 में यूएसएसआर बनता है। इस पूरी कहानी को देखने के बाद इतिहास के पन्ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। पूरी कहानी देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या समाज में समानता लाने के लिए आज़ादी छीनना जरूरी है? जरा सोचिएगा, क्या आज की दुनिया में भी कोई ऐसा नया विचार पनप रहा है जो आने वाले कल का इतिहास पूरी तरह बदल कर रख दे? तो बच्चों, यही थी रशियन रेवोल्यूशन की कहानी, जिसने दुनिया की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।